जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शुभम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th की यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। यानी कि हमें क्या निकालना है, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, या फिर जिसको हम दूसरे शब्दों से भी जानते हैं जिसका नाम है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है इस टॉपिक को, और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी के नाम से भी इस टॉपिक को जाना जाता है। आज इस लेक्चर में आपको ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इस तरह से कराई जाएगी कि इस वीडियो को करने के बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। होता क्या है, जनरली बच्चों को ये बहुत टफ लगता है टॉपिक, लेकिन मैं आज आपको इसकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, एक ऐसी टिप्स देकर जाऊंगा इस वीडियो में कि आपको आज की बात इस टॉपिक से कभी भी डर नहीं लगेगा। आप ये करोगे कि जो भी आपसे पूछेगा ना कि यार मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, क्या कर लाओ मैं बताऊँ, इतना अच्छे तरीके से आपको आज इस वीडियो के अंदर समझा दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी का मतलब क्या है, अगर इसमें हमें एक शब्द देखना चाहें दैट इज एसी, तो एसी क्या होता है? एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट। पहले पढ़ चुके हम इसके बारे में, एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। अब ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? अगर आपको याद हो तो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ चुके हैं कि इस एसी को बोलते क्या हैं, इस एसी का मतलब क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉन सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने जाकर इसका बेस कवर नहीं किया तो पहले आपको जाकर इसका बेस कवर करना है, उसके बाद आपको आज का लेक्चर बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे शब्द का ध्यान दूं दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बहुत सारे बच्चे ये टॉपिक पढ़ भी लेते हैं, कर भी देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता रख पाता लास्ट तक कि ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब बताता हूँ आपको। रूट कहीं पढ़ा है? रूट, हाँ जी पढ़ा है। रूट का मतलब होता है यही तो होता है रूट, तो लगा दीजिए रूट। मीन का मतलब पता है? हाँ पता है। मीन का मतलब तो एवरेज। भाई अगर हमारे पास 3 टर्म्स है तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा डिवाइड बाय 3, इसी तरह से मीन निकालते हैं, और साथ में स्क्वायर। तो यानी कि कोई भी आपके पास वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आपके पास 3 करंट है, I1 है, I2 है, I3 है, यानी कि ये एक ऐसा करंट है जिसमें हर अलग अलग पर्टिकुलर टाइम पर आपने 3 वैल्यूज ऑफ उस करंट की देख ली। कौन कौन सी? I1, I2, I3। क्योंकि एसी क्या करता है? अपनी वैल्यू को लगातार चेंज करता है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक ऐसा एसी है जो अपनी वैल्यू को लगातार चेंज कर रहा है, तो हमने अलग अलग पर्टिकुलर टाइम पर देखा, तो एक बार करंट आया I1, एक बार करंट आया I2, एक बार करंट आया I3, यानी कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमने करंट की वैल्यू देखी। तो ये 3 वैल्यूज हमें विभिन्न टाइम्स पर मिली। तो अगर हम इनका क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें और उस स्क्वायर का क्या निकाल दें, मीन निकाल दें, यानी कि पहले वाले करंट का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले करंट का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले करंट का स्क्वायर और डिवाइड बाय 3। तो ये क्या होगा? ये बन जाएगा हमारा RMS वैल्यू। क्या बन जाएगी? RMS वैल्यू। क्यों बन गई? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, रूट मीन निकाल रखा है, +1 +2 +3 डिवाइड बाय 3, और किसका मीन? स्क्वायर्स का मीन, यानी कि I1 के स्क्वायर का प्लस I2 के स्क्वायर का प्लस I3 के स्क्वायर का, यानी कि सभी का हमने क्या निकाला, स्क्वायर्स का मीन निकाल के उसका क्या कर दिया, रूट कर दिया। तो इस वैल्यू को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसको बोलते हैं हम अपना रूट मीन स्क्वायर यानी कि RMS वैल्यू। तो आज हमें इसी की एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालनी है। कैसे निकालनी है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास 3 करंट है, कितने समय पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम तक के होंगे, तो हमने उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल दी। अब हमने क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? हमने पढ़ना है क्या कि हमारे पास सपोज एक AC करंट है,
और ये एसी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करता है, अपनी 1 साइकिल को कंप्लीट करता है। कैसे? ऐसे। तो ये क्या हुआ, ये 1 साइकिल हुई ना। तो ये जो 1 साइकिल इसने कंप्लीट करी, इस 1 साइकिल के दौरान ही क्या कर रहा है, ये अपनी वैल्यू को बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कैसे? मिनिमम, इंक्रीज, मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, फिर 0। तो ऐसे क्या कर रहा है, ये अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर टाइम यानी कि 0 टाइम से लेके एक पूरी साइकिल का टाइम कितना होता है, t, यानी कि t समय तक उसकी पूरी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी, यानी कि उसकी इफेक्टिव वैल्यू कितनी। जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमारे पास 3 करंट है 3 अलग अलग टाइम पे, तो उस ड्यूरेशन में उसका रूट वैल्यू कितनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी है, तो आपने ये निकाल दिया। ऐसे यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जब हमारा एक AC होगा और वो AC इस तरह से मूव करके एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो उस एक साइकिल में उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहें या फिर उसकी इफेक्टिव वैल्यू कहें, वो कितनी होगी, वही हमें आज के इस टॉपिक में कवर करनी है। तो आई होप आपको समझ में आओगे हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, इसके मतलब की, तो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की डेफिनेशन को बिल्कुल इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने प्रीवियस वीडियोस में हमारा पढ़ा था टॉपिक मीन वैल्यू ऑफ AC पढ़ा था ना आपने, कि मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर अ फुल साइकिल एंड ओवर अ हाफ साइकिल क्या होती है। तो वहां पे आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी मीन वैल्यू की, क्या कि मीन वैल्यू ऑफ करंट हमारा वो डायरेक्ट करंट की वैल्यू होती है जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी भी सर्किट के अंदर देती है एक पर्टिकुलर समय में, जितने समय में हमारा AC उस पर्टिकुलर चार्ज को देगा। यह आपने डेफिनेशन वहां पे पढ़ी थी। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट, वही डेफिनेशन यहां पर भी है, बस फर्क किस चीज का है, वहां पर हमने चार्ज के रेस्पेक्ट में वो डेफिनेशन पढ़ी थी, यहां पे हम उसी डेफिनेशन को हीट के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे? हीट के रेस्पेक्ट में। तो अगर बात करूं डेफिनेशन की, तो वो डेफिनेशन क्या हुई, ध्यान समझना, मेरे शब्दों पर, मेरी वर्डिंग्स पर ध्यान रखना तो क्लियर हो जाएगी। क्या? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC हमारा वो करंट होता है जो कौन देता है, वो करंट जो DC देता है, यानी कि एक DC इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC हमारा वो करंट है जो हमारा कौन देगा, DC देगा। क्या देगा? एक पर्टिकुलर समय में एक हीट देगा। क्या देगा? एक पर्टिकुलर समय में हीट देगा। कोई भी टाइम हो सकता है, 0 से T, 0 से T/2, 0 से T/4, कोई भी एक पर्टिकुलर समय होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर समय में कितनी अमाउंट ऑफ हीट, एक पर्टिकुलर, ध्यान सुनना अब जरा, एक पर्टिकुलर समय में कितनी अमाउंट ऑफ हीट दी गई है, किसके द्वारा? DC के द्वारा। जितनी अमाउंट ऑफ हीट उतने ही समय में किसने दी थी? AC ने दी थी। तो उस वैल्यू ऑफ DC करंट को, उस वैल्यू ऑफ DC करंट को हम क्या कह देंगे? हम कह देंगे RMS वैल्यू ऑफ AC। क्या कह देंगे हम? RMS वैल्यू ऑफ AC। क्या मतलब? ध्यान समझना। सपोज करो ये AC है, ये DC है, ये AC है, ये DC है। हमने इस DC को किसी एक रेसिस्टर में लगा दिया, ठीक है, हमें पता है ये अब क्या करेगा, करंट पास होगा यहाँ से, और जब जब करंट पास होता है वहां पे हीट बनती है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो वहां पे हीट बनेगी। तो सपोज कि हमने इसको एक पर्टिकुलर टाइम दिया, मान लिया फॉर एग्जांपल हमने इसको 10 सेकंड दिए, एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो कि हमने इसको 10 सेकंड दिए और 10 सेकंड में इसने क्या काम करा, वहां पे हीट प्रोड्यूस करी। ठीक है, अब AC लिया, AC को भी 10 सेकंड दिए और उसी रेसिस्टर में हमने इसको भी लगा दिया, इसने भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करी। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इसने प्रोड्यूस करी उतनी अमाउंट ऑफ हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस टाइम पर जो ये वैल्यू होगी किसकी, DC की, जो वैल्यू DC की होगी, डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू होगी वो हमारे इस AC के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के इक्वल होगी। अगर हमें इसमें डेफिनेशन लिखनी हो, कि देखो इसके ना डेफिनेशन जब लिखते हैं ना जब ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है कि हमने क्या बोला, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग लैंग्वेज है इसकी, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है। तो अभी टेंशन मत लो, अभी जब हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या मतलब इसका। तो आइए देखते हैं, अगर हमें एग्जाम में पूछ ले जाए ये टॉपिक, अगर हमें से एग्जाम में ये टॉपिक पूछ ले जाए या हमें अपने नोट्स में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो अगर हमें अपने नोट्स में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
ठीक है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं IRMS से भी कर देते हैं। I का मतलब करंट, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या फिर इसको एक दूसरे नाम से भी जानता है, जैसे अभी आपको बताया था इफेक्टिव वैल्यू के नाम से भी जानता है, तो इसको हम I इफेक्टिव से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी कि ये वो वैल्यू होती है डायरेक्ट DC करंट की विच प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट, जो बिल्कुल सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसके, इन ए गिवन रेसिस्टर एज इट प्रोड्यूस बाय AC, यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट AC ने प्रोड्यूस करा वही हीटिंग इफेक्ट DC प्रोड्यूस करता है उतने ही पर्टिकुलर समय में। तो जो DC की वैल्यू पर्टिकुलर समय के अंदर होगी वो वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, ठीक है ना। अगर हमें इसका एक्सप्रेशन करना तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे एक्सप्रेशन क्या, एज द AC इज गिवन बाय AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अगर बात करें अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है, तो हमने पढ़ रखा है कि अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC। तो ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना है, हमें प्रोड्यूस करवाना है हीट, क्या प्रोड्यूस करवाना है हीट, हीटिंग इफेक्ट तो देखना है हमें। तो हीट के लिए अगर हम बात करें तो कोई फॉर्मूला होता है करंट के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल होता है। अगर आपको याद हो तो क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है क्या, कि हीट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। कहाँ पे पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी वाला एक चैप्टर था, वहां पर आपने हीटिंग का ये फॉर्मूला पढ़ा था, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, क्लियर। अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मूले की, अगर ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो देखो ये फॉर्मूला ऐसे आता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, और पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम, और वोल्टेज का ओम्स लॉ के हिसाब से होता है I इंटू R इंटू I इंटू टी। तो क्या बन गया, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो ये यहाँ से आया, हालांकि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। अगर बात करें हम सबसे पहले क्या करते हैं अपने डेरिवेशन से, सबसे पहले हम स्मॉल क्वांटिटी को निकालते हैं, फिर इंटीग्रेशन करके जिस ड्यूरेशन के लिए वो बात कर रहा है उस ड्यूरेशन के लिए हम उस वैल्यू को निकाल देते। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। हमें पहले निकालना है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कैसे निकालेंगे, DH, यानी कि छोटी सी हीट, कितने समय के लिए, छोटे से समय के लिए, DT समय के लिए। उसमें करंट कितना पास होगा, करंट होगा I स्क्वायर, और रेसिस्टेंस कितना होगा उसका R। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DH इक्वल्स टू I स्क्वायर R DT। ये क्या आया, ये आया आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन स्मॉल टाइम DT। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम DT इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वो है हमारे पास DH इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू DT, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास I की वैल्यू है, ऊपर भी हमारे पास I की वैल्यू है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट को इस सेकंड के अंदर पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, पुट फर्स्ट इन सेकंड। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये बन जाएगा DH, I स्क्वायर है ना, I की वैल्यू मेरे पास ऊपर से आ रही, कितनी है हमारे पास, I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। भाई I स्क्वायर करना है, I की वैल्यू ऊपर से आ रही है, और R इंटू DT। अगर इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, I नॉट का स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी DT, ये तो बन जाएगा भाई। I नोट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, I नोट का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, और साइन ओमेगा टी का साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, DT हो गया, ठीक है ना। इसको रख देंगे हम इक्वेशन नंबर अपना 3। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कितने समय के लिए, स्मॉल टाइम DT के लिए। लेकिन हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट नहीं निकालनी, हमें निकालना है एक कंप्लीट साइकिल में। एक कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है ये। तो इसमें टाइम कितना होता है, आपने पढ़ रखा हमारे प्रीवियस वीडियो में कि एक AC करंट जो होता है अपनी कंप्लीट साइकिल को कितने समय पूरा करता है, 0 से लेके T समय के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें इस 0 से लेके T टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है वो निकालनी है। तो हमें टोटल हीट निकालनी है, कहां से कहां तक के लिए, ओवर द फुल साइकिल। तो क्या कर देंगे, टोटल हीट प्रोड्यूस बाय AC ओवर इट्स फुल साइकिल, ये पूरी साइकिल में उसने कितनी हीट प्रोड्यूस करी है वो देखना है। तो क्या करेंगे हम इसका, हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, सो वी
इंटीग्रेट किसका, इक्वेशन नंबर थर्ड का, कहां से कहां, फ्रॉम 0 से लेके t, क्योंकि फुल साइकिल का मतलब होता है 0 से t टाइम। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dh इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। क्लियर हुआ यहाँ तक? पहले आराम से समझ लो, उसको बाद में उतारना, अभी उतारने के चक्कर मत लगो। तो dh का इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर इंटू आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब हमें क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है। यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो कितना टाइम दिया आपने उसको, 0 से लेके t टाइम, तो 0 से लेके t टाइम। हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, 0 से लेके h। भाई पहले शुरुआत में जब कोई करंट नहीं था तो हीट की वैल्यू भी 0, लेकिन जब आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट पर्टिकुलर समय के लिए पास कर दिया तो हीट की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। अब हमें सिंपल क्या करना है, अब हमें सिंपल करना है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान समझेंगे, बहुत ईजी है, इतना आसान तरीके से बता दूंगा आपको कि इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। DH का इंटीग्रेशन क्या होता है, H होता है। जो बच्चे बायो के हैं उनको या तो याद कर लें, इंटीग्रेशन सीख लें कि DH का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, H होगा। क्लियर? और मैथ्स वालों को तो क्लियर पता ही होगा कि ये इंटीग्रेशन इसका यही होता है। तो DH का इंटीग्रेशन हुआ हमारा H, लिमिट 0 से लेके H तक। अगर मैं पहले एक इस लाइन को करने से पहले अगर मैं इसी लाइन को दोबारा देखूं तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट हो रहा है, तो पहले मैं इस कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ। क्या, एक तो आई नॉट स्क्वायर बाहर आ रहा है क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। एक मेरे को आर भी कांस्टेंट दिख रहा है, ये भी बाहर है, तो आई नॉट स्क्वायर और आर दोनों हमने बाहर ले लिए क्योंकि दोनों क्या हमारे कांस्टेंट है। और अंदर कौन रह गया अब इंटीग्रेशन के अंदर रह गया आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 से लेके t टाइम तक। अब करते हैं इंटीग्रेशन। तो DH का तो इंटीग्रेशन H हो गया, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर ये तो एज इट इज है क्योंकि इनका तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब हमें करना है इंटीग्रेशन किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लो कि एक फॉर्मूला होता है हमारा मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और जब यहाँ से 2 को नीचे भेज देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर? जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का फॉर्मूला नहीं पता है, स्पेशली बा वाले बच्चे, वो इस फॉर्मूले को, जो आप एक फॉर्मूले की शीट बना रहे होंगे ना, जिसमें मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि एक पेपर फॉर्मूले का बना देना इसमें, तो वहाँ पे जाके इसको ऐड कर देना, सिर्फ इस फॉर्मूले को। अब जरा इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो क्या होगा, 1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस कॉस भी ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे थीटा था तो 2 थीटा, यहाँ पे ओमेगा टी है तो 2 ओमेगा टी, जो भी एंगल इसका डबल है और डिवाइड बाय 2। तो कुल मिला के साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया, क्या, इंटीग्रेशन 0 से लेके t, किसका इंटीग्रेशन होगा, इसका, और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और किसके कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, टी के रेस्पेक्ट में, और लिमिट्स 0 से t। क्लियर? अब ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 2 भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इस 2 को भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो क्या होगा, देखो ये तो एज इट इज रहा, h लिमिट्स 0 से लेके h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर एज इट इज रहा, ये भी कुछ चेंज नहीं होगा, आई नॉट स्क्वायर आपको इंटू आर एज इट इज रहा। यहाँ देखो ये 2 अंदर है ना, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया हमारा 2। अब कुल मिला के इंटीग्रेशन किसका होना है, एक तो इंटीग्रेशन होना है इसका 1 का, और एक इंटीग्रेशन होना है हमारा 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी का। तो क्या होगा, तो हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, क्या कि इनको दोनों को अलग अलग कर दिया, क्या, इंटीग्रेशन 1 का, यानी कि 1
किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में, लिमिट 0 से लेके t। और दूसरा इंटीग्रेशन होगा cos 2 ओमेगा t का, तो माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt लिमिट्स 0 से लेके t तक। फिर क्या होगा, अब देखो जरा ध्यान से, लिमिट्स पहले इसका इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2। डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन होता है t, जैसे डी एच का इंटीग्रेशन कितना हुआ h हुआ, ऐसे डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा t। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया आपका t लिमिट्स 0 से लेके t तक, माइनस अगर बात करें cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए क्या कि cos 2 ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। ये आपको पता होना चाहिए क्या कि cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। जिस बच्चों को मैथ्स वालों को तो भी पता होगा कि ये इसका इंटीग्रेशन होता है, लेकिन बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे क्या करेंगे, जो फॉर्मूले की आप शीट बना रहे हैं उसी फॉर्मूले में वहां पर इस फॉर्मूले को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन हमने देखा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, तो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा और लिमिट्स 0 से लेके t तक। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हमें पुट करनी है इसकी लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हो जाएगा h माइनस 0, की अपर लिमिट है h और लोअर लिमिट है इसकी 0। ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, तो आई नॉट स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2 एज इट इज। जरा इसकी बात करते हैं, जब इसकी लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, t माइनस 0, t माइनस 0 बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। ये 2 ओमेगा क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। लिमिट पुट करनी है ऊपर, क्या, साइन 2 ओमेगा टी, भाई एक बार कैपिटल टी आ जाएगा और एक बार आ जाएगा साइन 2 ओमेगा 0, यानी कि साइन 0। क्लियर यहाँ तक, कुछ नहीं किया, जहाँ पे t था स्मॉल t वहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट करी और एक बार लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट पुट करी तो एक बार कैपिटल t आ गया और जब एक लोअर लिमिट पुट करी तो एक बार 0 आ गया। अब क्या होगा, ये आ गया h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2। t माइनस 0 कितना होता है, t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा एज इट इज। अंदर क्या बचता है, साइन 2 ओमेगा टी। अगर याद हो और आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखा हो तो फर्स्ट वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसी बताया है आपको, वहां पे क्लियर बता रखा है कि इस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई होती है। कैसे होती है उस वीडियो में हमने आपको बिल्कुल क्लियर बता रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2, अब ओमेगा टी कितना होगा, 2 पाई, तो ये हो गया इंटू 2 पाई माइनस साइन 0। अब क्या होगा, देखो जरा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका क्या, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2 ब्रैकेट टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। अंदर क्या बचता है, साइन 2 इंटू 2 पाई, यानी कि साइन 4 पाई हो गया, साइन 4 पाई माइनस साइन 0। अब जरा अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियोस में भी हमने आपको एक बात बताई थी, क्या कि जो साइन 4 पाई होता है वो कितना होता है, 0 होता है। वो साइन 5 कितना होता है, 0 होता है। कैसे होता है एक बार मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे होता है, साइन 4 पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 3 पाई प्लस पाई। हाँ के ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ 3 पाई प्लस पाई, 3 पाई प्लस समथिंग, यानी कि जरा बताओगे, हम यहाँ पे हैं पाई पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई 3 पाई, यानी कि कुल मिला के 3 पाई कहाँ मिलेगा, 3 पाई मिलेगा आपको इस जगह। और ये प्लस समथिंग यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये बन जाएगा आपका साइन पाई, वो भी माइनस का। क्लियर। अब साइन पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 प्लस समथिंग कितना हो गया, कॉस पाई बाय 2।
और पाई बाय 2 प्लस समथिंग यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये एज इट इज रहा। साइन कॉस पाई बाय 2, कुल मिला के साइन 4 पाई को मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस का कॉस पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0। तो कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि देखो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, कुछ बच्चे बायो के होंगे उनको दिक्कत होगी, मैथ्स वालों को तो समझाने की जरूरत भी नहीं होती है। तो जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है कि हाँ भाई ये वाला कैसे आया, क्यों आया, कहाँ आया, तो उन्हीं के लिए मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया हुआ, जो शीट का आपने एक फॉर्मूले की शीट बनाई हुई है, वहाँ पे जाके इस चीज़ को और लिख दो कि भैया साइन 4 पाई कितना होता है 0 होता है, बस बात खत्म। याद रखना है कि साइन 4 पाई कितना होता है 0 होता है, ऐसे ज़्यादा नहीं, 5-4 ही हैं कंक्लूजन जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो साइन 4 पाई कितना होगा 0। अगर साइन 4 पाई 0 हुआ तो क्या होगा देखते हैं। तो ये बन जाएगा आपका I0 स्क्वायर इंटू R अपॉन 2 ब्रैकेट t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 4 पाई कितना होगा 0, और साइन 0 कितना होता है 0। 0 माइनस 0 0 आएगा, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0। तो कुल मिला के बन जाएगा हमारा I0 स्क्वायर इंटू R इंटू टी अपॉन 2। दिस इज द हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय AC। ये वो हीट होगी जो एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा कितने समय में, अपनी एक फुल साइकिल। मतलब फुल साइकिल कितनी होती है, फुल साइकिल का समय होता है 0 से लेके t समय। तो यानी कि ये वो हीट होगी जो प्रोड्यूस करने वाला है कौन, AC करंट, कितने टाइम में 0 से लेके t टाइम में, यानी कि अपनी कंप्लीट साइकिल में। लेकिन अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि जितनी हीट AC प्रोड्यूस करता है उतनी हीट DC प्रोड्यूस करता है, और जो वैल्यू DC की होती है उसी को हम बोलते हैं RMS वैल्यू। तो ये तो वो हीट आई जो AC ने प्रोड्यूस करी। अब हमें वो हीट देखने जो कौन प्रोड्यूस करेगा, DC प्रोड्यूस करेगा। तो DC के लिए हम क्या लाइन लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट IRMS बी द इफेक्टिव वैल्यू, यानी कि ये IRMS हमने वो वैल्यू मान ली जो DC की क्या, मतलब इस AC की क्या है इफेक्टिव वैल्यू है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो लेट IRMS बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, देन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द टाइम बाय दिस IRMS इन टाइम t इज गिवन बाय। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हीट का, अभी बताया था आपको कि हीट का फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। लेकिन हमारा ये जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन कर रहा है, IRMS करंट। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, IRMS, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और ये क्या होती है, ये DC की ही वैल्यू है। नहीं, कुल मिला के ये हीट कौन सी है, ये हीट वो है जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, DC प्रोड्यूस कर रहा है। और ये हीट जो ऊपर आई थी ये कौन सी थी, ये वो हीट थी जिसने जो AC ने प्रोड्यूस करी थी। तो यहाँ पे हम I की जगह क्या कर देंगे, I की जगह कर देंगे हम IRMS, क्योंकि ये कौन सी हीट है, ये वो हीट है जो कौन प्रोड्यूस करने वाला है, IRMS करंट। तो ये होगा आपका IRMS स्क्वायर इंटू R, और टाइम कितना देना है उसको, टाइम उतना ही देना है जितना आपने AC को दिया। AC को कितना समय दिया आपने, 0 से लेके t टाइम, यानी कि फुल साइकिल का। तो वही टाइम हम इसको देंगे, कितना समय दिया हमने इसको भी, t टाइम। तो ये वो हीट हुई जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, DC प्रोड्यूस कर रहा है। और ये वो हीट हुई जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, AC प्रोड्यूस कर रहा है। और दोनों हीट की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो क्या कर देंगे, दोनों से हम क्या करेंगे, बाय 4th एंड 5th क्या हो जाएगा भाई, ये भी हीट की वैल्यू, ये भी हीट की वैल्यू, उतने ही समय में उतने ही रेसिस्टर में सब कुछ सेम है, तो हीट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका IRMS स्क्वायर इंटू R इंटू टी इज इक्वल्स टू I0 स्क्वायर इंटू R इंटू टी बाय 2। क्लियर, RT से RT कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से अगर मैं IRMS की वैल्यू निकालने लगूँ तो IRMS कितना आ जाएगा, IRMS इक्वल्स टू, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा I0 अपॉन रूट 2। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, यानी कि यही वो इफेक्टिव वैल्यू होगी AC की पूरी कंप्लीट साइकिल के दौरान, जो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करेगा, जितना हीट हमारा उस DC ने जनरेट किया था। क्लियर, तो ये हो गया हमारा IRMS वैल्यू। अगर इसको सॉल्व करेंगे, रूट 2 तो कांस्टेंट होता है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा IRMS इक्वल्स टू 0.707 ऑफ
आई नॉट, यानी कि जो IRMS करंट होता है वो कितने टाइम्स होता है 0.707%, किसके आई नोट के। और आई नोट क्या होता है, आई नोट इज द पीक करंट, फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं उसको। अगर इसे परसेंटेज की टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज में हो जाएगा हमारा IRMS बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70.7% ऑफ आई नॉट। कुल मिला के अगर हमें परसेंटेज की टर्म में देखना है तो कितना हो जाएगा 70.7% ऑफ आई नॉट। कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो कितना होता है, वो 70.7% होता है, किसके, पीक वैल्यू के। किसके होता है, पीक वैल्यू के। ये कंक्लूजन आपको याद रखना है, और कैसे आया वो आपके सामने बोर्ड पर है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है, कैसे होता निकलता है, या फिर इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है ओवर द फुल साइकिल, तो आपको ये सब कुछ उसके अंदर करके आना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में अच्छी आई होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है और आपको लगा है कि हाँ भाई कुछ बेनिफिशियल आपको ये वीडियो हुई है, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट इस वीडियो से हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।